Hello viewers, welcome to all of you on my YouTube channel Learn More Forever इनकम टैक्स क्लासेज। इनकम टैक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो इनकम टैक्स रिलेटेड है। जैसा कि आपने पिछला वीडियो आपने देखा था जो हमारा था ग्रेचुटी का पार्ट 1, उसी का हमारे सेकेंड वीडियो है ग्रेचुटी पार्ट 2। तो हम बात करते हैं कि ये जो इनकम टैक्स की क्लास है तो हमें इसमें ये सीखना है, जैसा कि हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर ये करना है रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यानी आप सभी को पता है कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलता है उस पर गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना होता है। सैलरी के अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय जब वो रिटायर होता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसको ग्रेच्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है। तो हमें इस वीडियो में, इस क्लास में हमें ये सीखना है कि आखिर जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलता है उसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे करना है। तो ये मेरा वीडियो है वो ग्रेच्युटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, आप लोग उसको देख सकते हो। तो हम बात करते हैं ग्रेच्युटी कि आखिर ग्रेच्युटी है क्या। ये ग्रेच्युटी भी क्या एक तरह से बेनिफिट है। सेकेंड पॉइंट हमारा है पेंशन, ये भी हमारा एक बेनिफिट है जो रिटायरमेंट के समय मिलता है। एक होता है लीव इनकैशमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बस डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर लीव इनकैशमेंट होता क्या है। तो बहुत सारे कंपनी होते हैं, बड़े कंपनी, जो जैसा कि हम एमएनसी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय को कुछ लीव इनकैशमेंट मिलता है। यानी अगर हम बात करते हैं ओवरऑल की एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय को 45 डेज का लीव मिलता है। यानी उसका लीव क्या होता है, रिजर्व होता है। अगर एम्प्लॉय चाहे तो उस लीव को, चाहे तो वो अगर वो लीव लेता है उसको कोई भी अमाउंट, यानी उसका भी कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होगा, उसकी सैलरी से कुछ भी कट नहीं होगा। तो अगर कोई एम्प्लॉय अपनी छुट्टियों को बचा कर रखता है और जब वो रिटायर होना चाहता है, यानी जैसे वो व्यक्ति रिटायर होता है और फॉर एग्जांपल उसके बहुत सारी छुट्टियां उसके रिजर्व में है, बहुत सारे उसने छुट्टियों का यूज नहीं किया था, तो उसको वो क्या करवा सकता है, कैश करवा सकता है। इस तरह से नंबर 4 हमारा प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीएफ बोलते हैं। और नंबर 5 है आपका वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, बीआरएस। और नंबर 6 पे है रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एग्जाम्पशन। तो जैसा कि मैं आने वाले समय में वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो फिलहाल तो अभी तो हम लोग ग्रेच्युटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं पेंशन, लीव इनकैशमेंट, जो भी टॉपिक है इसके ऊपर मैं वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो आखिर बात करते हैं ग्रेच्युटी है क्या। ग्रेच्युटी बताने का मेन पर्पज ये है कि बहुत सारे बच्चे इसमें नए हैं, उनको ये नहीं पता कि आखिर ग्रेच्युटी है क्या। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, जैसे हम बात करते हैं ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ ग्रेच्युटी इज अ सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉई एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी ग्रेच्युटी एक इकट्ठा, यानी एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा। किसके लिए, क्योंकि उसने अपना जो पूरा सर्विस है उस कंपनी को दिया है। यानी ग्रेटिट्यूड के रूप में, एक आभार प्रकट करने के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ग्रेच्युटी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है। ठीक है। तो ग्रेच्युटी की हम जैसे ही बात करते हैं तो एम्प्लॉय दो तरीके के होते हैं। एक सभी को पता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक। तो आखिर हम यहाँ पर डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा, उस पर उसको कितना टैक्स देना होगा। हम जैसा कि हम लोग टैक्स भर रहे हैं तो हम सभी को पता है कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देता है, ठीक है, तो एम्प्लॉय की दृष्टि में वो क्या कहलाता है, वो एक तरह से उसका इनकम माना जाता है। उस पे उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ठीक। चलिए बात करते हैं कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ ग्रेच्युटी के बारे में। तो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको जो भी ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, कुछ भी अगर उसको मिलता है अमाउंट, तो क्या होता है, 100% एग्जम्प्ट होता है। यानी उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को 1 रुपये भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। लेकिन जब हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, इसमें दो कैटेगरी हमारे पास डिवाइड होके आ जाते हैं। एक तो पहला जो एम्प्लॉय होता है, यानी हम नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो ग्रेच्युटी एक्ट में
कवर्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। एक तो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है, एक होता है नहीं होता है। तो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होने के लिए कम से कम 2 कंडीशन होता है। आपने लॉ की क्लास में पढ़ा होगा कि कम से कम जिस जगह पे आप काम करते हो वहाँ पर एम्प्लॉय की संख्या 10 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ग्रेचुटी एक्ट में एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने कुछ यानी इनकम टैक्स में ऐसे कुछ रूल लिखे गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको ग्रेचुटी का अमाउंट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आपको जो भी ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है उस पे आपको पूरा टैक्स नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख रुपए मिला, तो उस 10 लाख रुपए पे आपको पूरा टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको एग्जम्पशन मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। जैसे हम लोग ने एचआर में कैलकुलेशन किया था, उसी तरह से कुछ कंडीशन बताए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, यानी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, इसको बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई। तो सबसे पहले 2 तरीके होते हैं। आपने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो एम्प्लॉय होगा उसको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय आ गया, जिसके 2 डिवीजन होते हैं। एक तो वह जो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट 1972, जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे फर्म है जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो कवर्ड है किसमें, ग्रेचुटी एक्ट में। ये पहले भी हम लोग इसको वीडियो को बना चुका हूँ। आपको आई बटन पे वीडियो के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करके आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो। इसमें हमारे पास 3 कंडीशन है। तो जैसे इसमें कुछ कंडीशन क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जम्प्टेड, यानी यहाँ पे देखिए लिखा हो टैक्सेबल ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी रिसीव्ड। जैसे आपको 10 लाख रुपए का ग्रेचुटी मिल गया, तो आपको 10 लाख पर टैक्स नहीं देना है। उसमें कुछ एग्जाम्पशन अमाउंट आपको दिया जाता है। एग्जाम्पशन अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं। लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्प्ट, अगर ये 3 पॉइंट आपके सामने है, तीनों में से जो सबसे छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी ने एचआर के कैलकुलेशन में किया था। इसका फॉर्मूला है 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई टोटल कंप्लीटेड ईयर सर्विस। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है 20 लाख रुपीज। और थर्ड पॉइंट है कि आपको एक्चुअल में कितना ग्रेचुटी मिला है। तो चलिए इसको हम अच्छे से सीखते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कशन किया था कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एक, आफ्टर सर्विंग द 31 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसने 31 साल 8 महीने किसी कंपनी में जॉब किया, उसका कंपनी का नाम है विजय केमिकल्स। मिस्टर राठी, हु इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2018। 2018 में वो क्या हो गए, रिटायर हो गए 31 साल 8 महीने की जॉब करने के बाद। द एम्प्लॉय पेज हिम अ ग्रेचुटी रुपीज 9 लाख रुपीज। एम्प्लॉय ने उनको कितना ग्रेचुटी दिया, 9 लाख रुपीज। हिज मंथली बेसिक सैलरी ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज रुपीज 30,000। उनका जो 30,000 सैलरी था रिटायरमेंट के समय, और डीए कितना है 9,000 रुपये, और एचआरए कितना है 45 रुपये। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टैक्सेबल ग्रेचुटी और एग्जम्प्ट ग्रेचुटी। तो हमने इस तरह से निकाला था। तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। इस तरह से आप एग्जाम्पशन कि आपको कितना एग्जाम्प्ट हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 कंडीशन निकाला था कि सबसे कम कितना है आपके पास, 7,20,000 रुपीज, 7,20,000 रुपये। तो 7,20,000 रुपये आपका क्या है, एग्जाम्प्ट है। यानी टैक्सेबल ग्रेचुटी की अगर हम बात करें, उसमें से आपको 9 लाख रुपए मिले थे, उसमें से ये जो 7,20,000 रुपये वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो अगर हम लोग ग्रेचुटी के अमाउंट 9 लाख रुपीज में से 7,20,000 रुपीज को माइनस करते हैं, तो 1,80,000 रुपीज जो आएगा वो क्या होगा, उस पर आपको टैक्स देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से सीखते हैं ग्रेचुटी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को अच्छे से आप लास्ट तक आप देखोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो ग्रेचुटी होता है वो रिसीव्ड वाइल इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रिसीव्ड वाइल इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जब आप एम्प्लॉई हो, कहीं पर जॉब करो, तब भी उस ग्रेचुटी अमाउंट को निकाल सकते हो। और दूसरा क्या होता है,
रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होंगे तब आपको ग्रेचुटी का अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान ग्रेचुटी का अमाउंट निकालते हो तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर आपने 10 रुपये भी जब तक आप रिटायर नहीं हुए हो और ग्रेचुटी का अमाउंट निकाला है आपने, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है तो उस पर कुछ कंडीशन होते हैं, उस पर जैसा कि आगे के हम आने वाले समय में भी देखेंगे कि उसमें से कुछ अमाउंट क्या होगा, आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर रिसीव्ड होता है कब, रिटायरमेंट के समय पे, तो दो तरह के लोगों को रिसीव होता है ग्रेचुटी का अमाउंट। एक होता है रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा जो भी रिसीव होता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, माफ होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा होता है रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय। तो अगर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय ग्रेचुटी को रिसीव्ड करता है तो उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन होता है। एक तो वह कि कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, यानी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो सबसे पहले हमें ये क्या चेक करना होगा, यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे। पहला तो कि जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है वो क्या होगा, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होगा। तो कह रहा है कि अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होगा तो उसके लिए आपको तीन कंडीशन आपको यहाँ पे मिला है एग्जम्पशन के लिए। तो देखिए लिखा हो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। पहला लिखा हुआ है 15/26, ठीक है। 26 का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि डेज होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 संडे जो होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है इस वाले केस में। मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी जब आप रिटायर हो रहे थे उसमें आपकी कितनी सैलरी थी। उसके बाद नंबर थर्ड है नो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, आपने कितने समय वहां पे जॉब किया है। और जो मैक्सिमम कितना आपके पास है 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए आपके पास है, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर वो नॉट कवर्ड हो, यानी ग्रेचुटी एक्ट में वो कवर्ड नहीं हो, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से फॉर्मूला लगता है। उसमें क्या करना होता है 15/30, इसमें आपको संडे को इग्नोर नहीं करना है। और चेंजेस क्या हो रहा है, एवरेज सैलरी, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, लास्ट ड्रॉन सैलरी कब, जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो। अगर नहीं कवर्ड हो तो हमें एवरेज सैलरी निकालना होता है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल उसने कंप्लीट किए हैं उतना उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और मैक्सिमम जो सेकेंड है वो है 20 लाख रुपीज। और थर्ड पॉइंट है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल में आपको कितना ग्रेचुटी मिला है। तो मेरा जो मेन फोकस होगा इस वीडियो पे वो होगा नॉट कवर्ड वाला, क्योंकि ऑलरेडी तो मैं इस पे वीडियो बना ही चुका हूँ। तो कह रहा है कि अगर वो नॉट कवर्ड है उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम बात करते हैं कि आखिर सैलरी का मीनिंग क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ आप देखिए सैलरी लिखा हुआ है, तो आखिर सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी में हम क्या क्या चीज़ों को हम शामिल करेंगे। तो सबसे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी का। लिखा हुआ है वेयर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, यानी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो उसके लिए जो सैलरी का जो मतलब होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। डीए कौन सा, 100% आपको लेना है, क्योंकि कई बार सवालों में दिया रहेगा 60% अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या ऐसा भी लिखा हो सकता है कि 50% क्या आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो अगर कुछ भी ऐसा लिखा होता है तो आपको क्या करना है, डीए पूरा 100% लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपये डीए है तो पूरे 1000 रुपये ही इसमें आपको ऐड करना है। इसमें अगर आपके सामने लिखा है सवाल में अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसको शामिल नहीं करना है। तो हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी वेयर नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। जहाँ पे ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं होता है वहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसका सैलरी का मतलब है इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब डीए का है, देखिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, उटोई, यूटीओई, मतलब क्या होता है अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। उसमें लिखा रहेगा सवाल में 60% अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको डीए में कितना लेना है, 60% ही लेना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना अच्छे से।
अगर आपके पास गवर्नमेंट यानी अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो पूरा 100% आपको लेना है, कुछ भी अगर लिखा। लेकिन यहाँ पर जितना सवाल में लिखा मिलेगा कि 60% अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको आपको 60% ही लेना है। और प्लस क्या करना है, कमीशन। कमीशन कौन सा, फिक्स वाला कमीशन नहीं, कमीशन जो होता है परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर। यानी हम इसको सिंपल से ये भी कर सकते हैं कि जो आपने एचआरए में कैलकुलेशन किया था ना, बस उसी चीज को, यानी जो सैलरी का मीनिंग एचआरए में था वही मीनिंग आपका यहाँ पे भी यानी ग्रेचुटी एक्ट में भी अप्लीकेबल होगा जब वो ग्रेचुटी ऑफ पेमेंट एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। और एक चीज और क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में जैसे लिखा था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और यहाँ पर क्या लिखा था नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था क्या कंप्लीटेड ईयर हमने यहाँ पे लिखा था, दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या अलग है, कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, यानी यहाँ पर जब पूरा ईयर कंप्लीट होगा तभी उसको शामिल करना है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस व्हेन कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, कह रहा है कि जब वो कोई एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ सर्विस का मतलब होगा क्या। इसमें देखिए लिखा हुआ है मोर देन 6 months इज कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट ईयर। अगर 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा अगर होगा उसको हम 1 ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है कि किसी एम्प्लॉय ने 11 ईयर्स 7 मंथ कहीं पर जॉब किया, अपना सर्विस दिया है, तो उसको कितना काउंट करेंगे 12 ईयर्स। किस केस में, जब ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है। जब यानी लिखा हुआ है व्हेन नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट, यानी अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए ईयर का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ओनली कंप्लीटेड ईयर टेकन, यानी इसमें जब तक ईयर कंप्लीट नहीं होगा उसको आप पूरा ईयर काउंट नहीं करोगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है 11 ईयर्स 11 मंथ्स ऑफ सर्विस। किसी एम्प्लॉय ने 11 साल 11 महीने कहीं पे सर्विस दिया है, तो उसको सिर्फ 11 यानी 11 ईयर्स ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता तो इसको हम यहाँ पर 12 साल मानते हैं, यानी 12 ईयर्स मानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चीज़ों तीनों चीज़ें समझ में आ गया है। जैसे एक बार हम इसको देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर हमें क्या समझना, सिर्फ इन सब चीज़ों को समझना है। आप देख सकते हो कि दोनों का यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है, दोनों में क्या है कॉमन है। समझना क्या है, सिर्फ समझना आपको लास्ट ऑन सैलरी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और एवरेज सैलरी और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप अच्छे से इसको न्यूमेरिकल को आप कर पाओगे। तो चलिए एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल है। इसमें हम सीखेंगे तीनों कंडीशन का, यानी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तब कैसा आंसर आता, क्या आंसर आता। अगर वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो उसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर कोई एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। तो बिल्कुल अब आपको यहाँ पर बिल्कुल स्थिर से देखना है, ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर विजय शंकर ऑन 18/7/2018, यानी कोई विजय शंकर है, उन्होंने क्या किया कि 18/7/2018 को आफ्टर 30 ईयर्स 9 मंथ्स, यानी उन्होंने 30 साल 9 महीने किसी कंपनी में काम किया, लिखा हुआ है ऑफ सर्विस, इसने इतना साल काम किया, एंड रिसीविंग ग्रेचुटी रुपीज 8 लाख रुपीज। इनको ग्रेचुटी का अमाउंट कितना मिल रहा है 8 लाख रुपीज, यानी 8 लाख रुपए इनको मिल रहा है। तो करना क्या है, कंप्यूट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको करना क्या है कि आपको कितना पोर्शन यानी टैक्सेबल पोर्शन निकालना है कि अगर आपको 8 लाख रुपए मिला है तो पूरे 8 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट ने कुछ आपको कंडीशन दिए हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पशन दिए हैं। तो चलिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या देखते हैं। तो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, कंप्यूट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिया गया है। इन्फॉर्मेशन क्या देखिए लिखा हुआ है बेसिक सैलरी रुपीज
15,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपये पर मंथ है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ₹1500 was increased with effect of 1 अप्रैल 2018। इसमें ये कहा गया है कि उसकी सैलरी अभी कितना है जब वो रिटायर हो रहा है? 15,000 रुपये। लेकिन कुछ लिखा क्या है कि 1,500 रुपये क्या उसका इंक्रीज हुआ है। कब हुआ है? 1 अप्रैल को हुआ है। ठीक। और डीए कितना है? देखिए 8,000 रुपये पर मंथ दे रखा है। अब इसमें ध्यान से क्या देखना, देखिए लिखा हुआ है 60% ऑफ अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नंबर थर्ड है कमीशन 1% टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर का कितना? 1%। और टर्नओवर कितना दे रखा है आपके पास? 8 लाख रुपए। और बोनस कितना दे रखा है? 500 रुपीज पर मंथ। अब देखिए यहाँ पर जो बोनस दे रखा है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यानी आपको अगर जब भी कुछ बोनस यानी इसके अलावा कुछ भी बोनस मिले, आपको टीए मिले, उसको आप इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं करोगे। तो देखिए नीचे में लिख रखा है फाइंड आउट टैक्सेबल ग्रेच्युटी इन ऑल केसेज। आपको क्या करना है? ग्रेच्युटी का अमाउंट निकालना है ऑल केसेज। ऑल केसेज का मतलब हो गया कि अगर वो कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो कितना उसका मिलेगा टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना निकलेगा। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और वह ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो उसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उसको कितना आंसर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें मिल रहा कितना? 8 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम चलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास और यहाँ निकालते हैं टैक्सेबल ग्रेच्युटी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकलेगा? तो फॉर्मेट क्या है? रिसीव्ड ग्रेच्युटी। रिसीव्ड कितना हुआ है? 8 लाख रुपीज। एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपीज। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना आ जाएगा? नील। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो यहाँ पर लिखना है आपको रीजन में, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो डैट ग्रेच्युटी अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। चूंकि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको ग्रेच्युटी का जो भी अमाउंट होगा उस पर 1 रुपये भी उसको टैक्स नहीं देना है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या लिखा हुआ है? कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है ग्रेच्युटी के लिए? तो देखिए ग्रेच्युटी इक्वल टू लास्ट ट्रॉन सैलरी डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 1 ईयर में उसको 15 डेज का ही, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं आधे महीने का, 1 साल में आधे महीने का ग्रेच्युटी उसको मिलेगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें देखिए क्या देखना है आपको, जैसा पहले बताया था कि जब ये कवर्ड होगा ग्रेच्युटी एक्ट में तो सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक प्लस डीएनएस अमाउंट। ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो 26 से क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि 4 संडे को यहाँ पर इग्नोर किया गया है। ठीक। और 15 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हाफ मंथ सैलरी कंसिडर्ड फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन। यानी 1 साल में ग्रेच्युटी का अमाउंट जो किसी को मिलता है वो हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 साल में आधे महीने का उसको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखो आपको फॉर्मेट हमेशा इस तरह से ही करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेच्युटी कितना रिसीव्ड हुआ है। तो 8 लाख रुपए हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर सवाल देख सकते हो। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका और अच्छे से देखते हुए इसको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको कि हमारे पास जो ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ है वो कितना हुआ है? 8 लाख रुपए। कंप्लीटेड ईयर, तो इस सवाल में दे रखा था 30 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो आप सभी को बताया था, क्योंकि अभी हम लोग किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो इसको कितना मानेंगे? क्योंकि आप सभी को बताया था कि 6 महीने से अगर एक दिन भी ज़्यादा होगा उसको हम नेक्स्ट ईयर में काउंट कर लेंगे। तो ये कितना हो गया? 31 ईयर्स रूल के अकॉर्डिंग। सैलरी कितना था? 15,000 रुपये। और डीए कितना है आपका? 8,000 रुपये। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो सैलरी था कितना था? 15,000 रुपये। और डीए कितना है? 8,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर पूरा डीए का 100% आपको लेना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो बेसिक कितना है? 15,000 रुपये। डीए कितना है? 8,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 23,000 रुपये। ठीक है। तो आपको बताया कि 3 कंडीशन आपके सामने रहेगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड।
तो हमने यहाँ पर क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है इसका, 23,000 रुपये। 26 से डिवाइड करेंगे जैसा कि आपने फॉर्मूला में देखा ही था, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 ईयर में 15 डेज का ही उसको ग्रेचुटी मिलता है, और चूंकि वो कितने समय काम किया उसने, 31 ईयर्स इसने काम किया है। जैसा कि आप फार्मूला यहाँ पर देख सकते हो, इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, यानी अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4,11,346 रुपये। और सेकेंड पॉइंट आप सभी को पता ही है कि मैक्सिमम 20 लाख रुपीज होता है। और थर्ड पॉइंट पे आपको पता है क्योंकि जो कि यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, कितना दे रखा है, 8 लाख रुपये। तो आप मुझे बताइए तीनों में सबसे छोटा कौन है, देखिए लिख रखा ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट, तो सबसे छोटा आपका है 4,11,000, यानी जो आपको ग्रेचुटी मिला, कितना मिला आपको, यानी अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम्प्ट ग्रेचुटी कितना है, तो वो है 4,11,346, ठीक। अगर हम बात करें टैक्सेबल ग्रेचुटी, तो आपको पता है कि आपको कितना मिल रहा है, 8 लाख रुपए मिल रहा है। उसमें से जो आपके पास है 4,11,346 रुपये, वो क्या हो जाए, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि जो ग्रेचुटी का अमाउंट आपको मिला है उसमें से जो तीनों से जो सबसे छोटा आया है उसको माइनस कर देना है। तो आपके सामने कितना आ गया, 3,88,654 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल ग्रेचुटी। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, जहां पे जो एम्प्लॉय है वो, यानी वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय लेकिन वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो ग्रेचुटी का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है जैसा कि हमने नॉर्मल किया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, यानी जब वो व्यक्ति रिटायर हुआ है उसके 10 साल, यानी जब उसने जॉब छोड़ा है उसके पीछे पिछले 10 महीने का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या कर दिया, हमने 30 से डिवाइड किया। 30 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसमें संडे को इग्नोर नहीं करेंगे। और यहाँ आप देख सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स को आपको लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने 21 साल 6 महीने जॉब किया है या 7 महीने जॉब किया है, तो भी आपको 21 साल ही उसको लेना है, यानी वो जितने साल कंप्लीट हुआ बस उसी को काउंट करना है। और 15 तो आप सभी को पता ही है कि 1 ईयर में 15 डेज का ग्रेचुटी मिलता है। लेकिन यहाँ पर सैलरी का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग हो जाता है। सैलरी में क्या होता है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है, जैसा कि हम एचआर में कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 10 महीने का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास क्या है कि 15,000 रुपये उसका जो सैलरी था, तो आपने देखा था कि वो इफेक्ट कब हुआ था उसका। जैसे हम इसको पीछे चलते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना कि 1,500 रुपये इंक्रीज हुआ, कब हुआ है, 1 अप्रैल को। जॉब वो कब छोड़ रहा है, 18/7, यानी हम लोग क्या करेंगे, जून तक हम इसको मानेंगे, ठीक है। यानी इसका जो सैलरी बस 3 महीने का ही मिला है इसको, कितना, 15,000 रुपये, यानी अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीने के लिए इसको कितना मिला, 15,000 रुपये। उसके बाद क्या था, उसके पहले अगर हम चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग पिछले 10 महीने का एवरेज निकालेंगे, तो 10 महीने का एवरेज अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 15,000 देखो दे रखा है, ये सिर्फ 3 महीने का ही 15,000, उसके पहले इसका 1,500 रुपये का यानी 13,500 रुपये होगा। और डीए कितना आपका 60% है। चलिए इसको देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ें दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि अप्रैल से उसकी सैलरी 1,500 रुपये बढ़ा था, यानी अगर हम पिछले 10 महीने का निकालना है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 7 महीने हो गया। यानी 7 महीने को उसको सैलरी कितना मिला होगा, 13,500। और उसके बाद अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून इसको कितना मिला था, 15,000 मिला होगा, ठीक। तो सबसे हम निकालते हैं क्या, बेसिक सैलरी। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ 10 महीने का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 15,000 रुपये आपके पास है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 महीने का मिला है, अप्रैल, मई और जून। जुलाई को वो तो रिटायर हो चुका है। तो अगर 3 महीने से हम करते हैं तो 45,000 रुपये आता है। और पिछले 7 महीने का जो आपके पास है वो कितना है, 13,500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा, 94,500। टोटल कितना आ गया, 1,39,500। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है डीए। तो डीए आपको दे रखा था कितना, 8,000 रुपये। उसमें लिखा था
60% उटोई अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालोगे 60% तो कितना आ जाएगा 4800 रुपये। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि हमें 10 महीने का एवरेज निकालना है। तो कितना आ गया आपके पास? 48,000 रुपये आ गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कमीशन। कमीशन आपको पता था कितना था? 8 लाख रुपए दिया था, उसका 1% कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये जो आएगा वो पूरे 1 साल का आएगा, हमें निकालना है 1 महीने का। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 से डिवाइड किया, ठीक है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6,667 रुपये। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हो तो आपके पास आता है 1,94,167, 1,94,167। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो निकला है पूरे 10 महीने का निकला है, हमें तो निकालना है एवरेज, निकालना है 10 महीने का। तो सिंपल, सभी को पता है कि अगर मुझे 10 महीने का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड हमने कर दिया। तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए 10 से इसको डिवाइड कर, तो कितना आ गया हमारे पास? 19,417 रुपये। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक ही पॉइंट निकाला, क्या निकाला है? सैलरी। यानी हमने क्या निकाला है यहाँ पर? 10 महीने का एवरेज सैलरी हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो 19,417 रुपये आ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ग्रेजुएटी रिसिप्ट कितना हुआ आपके पास? 8 लाख रुपये ग्रेजुएटी रिसिप्ट हुआ है। कंप्लीटेड ईयर में हमने क्या लिखा, कि उसमें लिखा हुआ था, गिवन था क्या? 30 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो हम क्या उसको करेंगे? 30 ईयर्स करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें कंप्लीटेड ईयर को ही आपको लेना है, किसके अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग। और हमने सैलरी निकाल रखा है, एवरेज सैलरी हमारा कितना निकला है? 19,417 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप क्या निकालो, क्योंकि आपको पता है, बस चेंज यहाँ पर क्या था कि जैसे हमने सिंपल वाले में हमने किया था जिसमें कवर्ड होता था ग्रेजुएटी एक्ट में, ठीक है, तो उसमें क्या था? लास्ट ड्रॉन सैलरी था। यहाँ पर क्या था? 10 महीने का आपको बेसिक सैलरी मतलब एवरेज निकालना था, तो हमने 10 महीने का निकाल दिया है। जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन जो भी किया है, इसमें सिर्फ हमने 10 महीने का एवरेज सैलरी हमने यहाँ पर निकाला है, यानी 1 महीने का हमारे पास एवरेज आ गया। उसको 30 से डिवाइड करें, क्योंकि ये ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 30 से डिवाइड करेंगे। 15 से मल्टीप्लाई जैसे हमने उसमें किया था, और 30 से मल्टीप्लाई क्योंकि उसने 30 ईयर्स ही जॉब किया है। कंप्लीटेड ईयर यहाँ पर कितना? 30 ईयर्स। तो कितना आ गया? 2,91,255। और सेकेंड पॉइंट तो बताएं कि 20 लाख रुपीज़ तो एग्जम्प्ट होता है। तीसरा पॉइंट है कि एक्चुअल में इसको कितना मिला है, तो एक्चुअल में इसको मिला कितना? 8 लाख रुपये। तो अगर हम बात करते हैं कि टैक्सेबल ग्रेजुएटी निकालना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्प्ट ग्रेजुएटी। तो एग्जाम्प्ट ग्रेजुएटी कितना है? 2,91,255। ठीक है, इतना मतलब तीनों में से जो सबसे छोटा है वो एग्जाम्प्ट होगा। तो अगर हम टैक्सेबल ग्रेजुएटी की बात करते हैं तो क्या होगा? उसमें 8 लाख रुपए आपको मिले हैं, 8 में से जो तीनों से जो सबसे छोटा आया उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5,08,745 रुपये। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास 3 तरह के आंसर आ गए। पहला, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसके लिए क्या था? वो माफ था। ठीक है, यानी उसको 1 रुपये भी टैक्स नहीं। एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो उसके लिए क्या था? ग्रेजुएटी उसके लिए माफ था, नील था। लेकिन अगर वो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड था उसके लिए कितना आया था? उसके लिए आया था 3,88,000 रुपये, उसका 654 रुपये उसका क्या था? एग्जाम्प्ट था। लेकिन जब वो गवर्नमेंट यानी ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं था तो इसका आंसर कितना आया था? तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5,08,745। उम्मीद है आप यहाँ पर ऑल केसेस समझ गए हैं। तो आप मेरे पार्ट 1 भी देख सकते हैं वीडियो का, और ये पार्ट 2 हमने बना लिया। तो ग्रेजुएटी का पूरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जिसको आप करके आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो।